हेलो स्टूडेंट्स, आज पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कांता की स्टोरी से हमने कई चीज़ों को समझने की कोशिश की थी कि इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ है। तो आज भी हम देखेंगे कि जैसे कि कांता एक गरीब औरत थी, तो पुअरनेस के अलावा और इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट whose daily living and working conditions are far from equal। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो कि इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग हैं जिन्हें कि वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनकी जो डेली लाइफ होती है उनमें जो वो लोग वर्क करते हैं, वो वर्किंग कंडीशंस जो उनकी है वो इस इक्वालिटी से काफ़ी दूर हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, हालांकि सिर्फ एक गरीबी ही नहीं, पुअर होना ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत से रीज़न हैं जिनमें कि उन्हें इनइक्वालिटी को देखना पड़ता है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम नीचे दो स्टोरीज को देखेंगे। ये दोनों स्टोरीज ही रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, जो कि हमें ये बताती हैं कि भारत में कई और इनइक्वालिटी की चीज़ें हैं। One of the more common forms of inequality in India is the caste system। जो सबसे एक कॉमन इनइक्वालिटी देखी जाती है वो होती है कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। यदि आप रूरल इंडिया में कहीं रहते हैं तो जो कास्टिज़म होता है, कास्ट की जो आइडेंटिटी है, इसको आप बहुत छोटी उम्र में ही एक्सपीरियंस कर लेंगे, क्योंकि जो गांवों में लोग होते हैं वो कास्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पे शायद कुछ लोग कास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। तो ये कुछ मैट्रिमोनियल एड्स देखते हैं जो कि किसी लीडिंग न्यूज़पेपर में दी जाती हैं, लेकिन इनमें देखिए कि आप कास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कि ये आपको दिया गया है तमिल ब्राह्मण, कि यहाँ पे इन्हें ब्राह्मण ही चाहिए, और ये देखिए यहाँ पे गुप्ता बॉय दिया गया है। तो इसी तरह हम इनमें भी देखते हैं कि कास्ट को जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी इम्पोर्टेंस देते हैं। Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school। तो आइए अब हम एक स्टोरी देखते हैं जो कि एक स्कूल जाने वाले दलित बच्चे की है। You have already read about Dalits in the class 6 book। दलित के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो कि लोअर कास्ट के लोग कहे जाते हैं, वो अपने लिए यूज़ करते हैं इसको। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। तो इस वर्ड को जो लोअर कास्ट के लोग हैं अपने आप को इसलिए यूज़ करते हैं अपने लिए कि इस चीज़ से वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, और पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए फेमस दलित राइटर इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर हैं जो कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है झूठन। ही राइट्स, वे लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि जैसे उनको स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, और वो भी ज़मीन पर। और कभी कभी ऐसा होता था कि बैठने की जगह आते आते जब तक उनकी टर्न आती थी तब तक जो चटाई जिस पर कि उन्हें बिठाया जाता था वो भी छोटी पड़ जाती थी, तो उन्हें नीचे ही बैठना पड़ता था। कभी कभी तो जैसे उन्हें बिल्कुल दरवाजे के पास ही बैठना पड़ता था, तो और बिना किसी कारण के जो दूसरे लोग थे वो उन्हें उनकी पिटाई भी कर देते थे, दूसरे बच्चे जो थे। When he was in class 4th, the headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground। जब वो क्लास 4 में थे तो उनके जो हेडमास्टर थे, जो उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। अब यहाँ पे भी लिखते हैं कि जो लंबा चौड़ा मैदान था वो उनके, जैसे कि वो बहुत छोटे थे, क्लास 4 का बच्चा कितना छोटा होता है उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे प्लेग्राउंड काफ़ी बड़ा था, स्कूल भी बहुत बड़ा था, तो इस लंबे चौड़े मैदान में उनके लिए सफाई करना काफ़ी मुश्किल काम था।
उन्होंने लिखा कि जैसे कि इससे उनकी कमर में दर्द होने लगा था और जो मिट्टी थी वो उनके मुंह और चेहरे को बुरी तरह से उसने भर दिया था। उनकी क्लास में जो बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और वो वहाँ झाड़ू लगा रहे थे। हेडमास्टर साहब थे, जो वो प्रिंसिपल थे, वो जो अपने रूम में बैठे थे और वो बार बार उसे ही देख रहे थे कि वो काम ढंग से कर रहा है या नहीं है, और उन्हें पानी पीने की परमिशन भी नहीं थी। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। तो वो कहते हैं कि जैसे पूरा दिन वो झाड़ू लगाते रहे, स्कूल के कमरे, स्कूल के रूम्स और विंडोज से जो स्कूल के जो बाकी बच्चे थे और जो प्रिंसिपल थे वो उन्हें ऐसा करते हुए देखते रहे। ओम प्रकाश अगले 2 दिन तक स्कूल और ये प्ले ग्राउंड में झाड़ू लगाते रहे। When his father who happened to be passing away, ये और भी ऐसा काम है, वो ये तब रुका जब एक दिन उनके फादर जो थे वो उधर से गुजर रहे थे। सा हिज सन स्वीपिंग, उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। तो ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। तो उन्होंने शिक्षकों को जो टीचर्स थे उन्होंने पूरे साहस से, पूरी हिम्मत से उनका सामना किया और उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर ऊंचे स्वर में उन टीचर से कहा कि आप टीचर हो, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप इतना याद रखिए कि ये यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा, और इतना ही नहीं, इसके बाद और भी यहाँ पे पढ़ने आएंगे। द सेकेंड स्टोरी। अब देखिए हम दूसरी स्टोरी देखते हैं जो कि इनइक्वालिटी की ऐसे ही किसी इंसिडेंट से रिलेट करती है, जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक कॉमन सी बात है। ये कहानी शीरी और ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की है, जो कि एक मकान को रेंट पर लेना चाहते हैं। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसा है और वो रेंट भी दे सकते हैं, इसकी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे एक मकान ढूंढने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर उन्हें कई खाली रूम घर के बारे में बताता है जो कि रेंट पर मिल सकते हैं। वे एक मकान देखने जाते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। उन्हें वो अपार्टमेंट है वो काफ़ी पसंद आता है और वो उसे लेने का डिसीजन भी लेते हैं। हाउ एवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, उनकी जो लैंडलेडी होती है वो उनसे उनके नाम पूछती है, और जब नाम सुनकर वो ऐसे बहाने से बनाने लगती हैं कि इस बात को कि वो उन्हें मकान नहीं दे सकती क्योंकि या वहाँ पे कोई मीट नहीं खाता, क्योंकि वो मुस्लिम लोग होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे सभी नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं। Both the Ansari and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. लेकिन मिस्टर अंसारी जो थे और प्रॉपर्टी डीलर जो था, उन्हें ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि उन्हें पड़ोस में से कहीं से फिश जो कुक करने की स्मेल आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स। ऐसा ही उनके साथ दूसरे और तीसरा अपार्टमेंट जो भी वो देखने गए वहाँ पे हुआ। Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mr. Kumar. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने उन्हें एक सजेशन दिया कि वो अपना नाम चेंज कर लें, वो अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लें। जो अंसारी कपल था उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ और भी अपार्टमेंट्स देख लेते हैं। तो उन्होंने लगभग 1 महीने के बाद उन्हें एक मकान मालिक मिली जो कि उन्हें ये मकान देने के लिए तैयार हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों स्टोरी से आपने क्या देखा कि फर्स्ट स्टोरी तो हमारी ये थी कि जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बच्चा था, उसके साथ उसके दलित होने की वजह से उसके साथ अनइक्वल व्यवहार हुआ और उसे झाड़ू लगानी पड़ी स्कूल में। और सेकंड स्टोरी में हमने देखा कि जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे उनके साथ उनके मुस्लिम होने की वजह से ऐसा बिहेव किया गया कि उन्हें मकान के लिए मना किया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, कि मानवीय गरिमा का मूल्य, की जो हमारी जो रिस्पेक्ट होती है उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। You have understood by now that the caste we are born into,
the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female. These are often the things that determine why some people are treated unequally. तो अब तक जैसे आपको समझ आ गया होगा कि कुछ लोगों के साथ जो अनइक्वल बिहेव होता है वो किस कारण से होता है। उनका जो बर्थ होता है, उनकी जो कास्ट होती है, उनका मेल या फीमेल होना, उनका रिलीजन, या फिर वो अमीर हैं या गरीब हैं, इस वजह से। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी परिवार के साथ अनइक्वल बिहेवियर हुआ वो उनके धर्म के कारण और उनके कास्ट के कारण हुआ था। When persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. तो जब लोगों के साथ अनइक्वल बिहेव होता है तो ये इससे उनके रिस्पेक्ट को, इससे उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है कि इससे उन्हें इंसल्ट फील होती है। तो जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और जो अंसारी है, उनके साथ किए गए इस बिहेवियर से उन्हें काफ़ी दुख हुआ। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनकी कास्ट के कारण उन्हें स्कूल में झाड़ू लगवाई उनके टीचर्स ने। उनके साथ के जो स्टूडेंट्स थे वो बिना कारण उनकी पिटाई भी कर देते थे। इस वजह से इन सब बातों से उन्हें ये रियलाइज़ करवाया जाता था कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के इक्वल नहीं हैं, वो उनसे कम हैं। अपने स्कूल मेट्स से वो छोटे उन्हें दिखाया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situations that he was in. तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था उसने बहुत छोटी उम्र में ही या बच्चा होने के कारण वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकता था। लेकिन जब उसके फादर ने उसे झाड़ू लगाते हुए देखा और उनके इस अनइक्वल बिहेवियर पर उन्हें गुस्सा आया, उन्हें टीचर्स के सामने अपने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो इससे और दूसरा था अंसारी जो कपल था, उन्हें मकान किराए पर नहीं मिल रहा था, इससे भी उनकी डिग्निटी को चोट पहुंची। इससे उन्हें काफ़ी इंसल्ट फील हुआ। और प्रॉपर्टी डीलर ने जब उन्हें नाम बदलने का सजेशन दिया और तब भी इससे उन्हें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उसके इस सजेशन को मना कर दिया। ओम प्रकाश और अंसारी जो लोग हैं, उनके साथ ऐसा जो बिहेवियर लोगों ने किया, इस तरह से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था। इससे उनकी रिस्पेक्ट, वो पूरी रिस्पेक्ट और पूरी डिग्निटी को उन्हें डिज़र्व करते थे। वो लोग जो कि किसी दूसरे आदमी को मिलती है, वैसी ही उन्हें भी मिलनी चाहिए थी। ओके स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि आपने यहाँ पे ये भी समझ लिया कि अगर किसी को उसकी कास्ट, उसके रिलीजन की वजह से किसी भी तरीके से उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो इससे उसकी डिग्निटी को काफ़ी ठेस पहुंचती है। अगर हमारे साथ अगर ऐसा हो कि कोई हमें किसी भी तरीके से हमारी इंसल्ट करे हमारी कास्ट को लेकर, या कोई अमीर है गरीब है इसमें उसे छोटा दिखाया जाए, तो इससे उसे काफ़ी तकलीफ होती है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। The Indian Constitution recognizes every person as equal. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब व्यक्तियों को बराबर मानता है, उन्हें इक्वल मानता है। This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जो हर इंडिविजुअल पर्सन है कंट्री में, चाहे वो मेल है फीमेल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेट करता हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, किसी भी ट्राइब से हो, उसका एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, मतलब चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अमीर है या गरीब है, तो सभी को इक्वल माना जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। तो इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो गई है। आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन इसमें हम फिर भी कह सकते हैं कि जो ये कम से कम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब व्यक्तियों को इक्वल माना गया है।
While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work see that people are treated with dignity and as equals. तो पहले जब था तब जैसे लोगों के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ उन्हें इल ट्रीटेड मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में उन लोगों की डिग्निटी के लिए, उनकी रेस्पेक्ट के लिए, उनके साथ इक्वल बिहेवियर को उसको डिसाइड करने के लिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. तो इस इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनमें कुछ मेन प्रोविजंस हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। उनमें से फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। इसमें फर्स्ट ये है कि हर पर्सन लॉ के सामने मतलब कानून की नज़र में बराबर माना जाएगा। What this means is that every person from the president of the country to कांता a domestic worker has to obey the same laws। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा कानून है उसके सामने चाहे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं या जो आपने स्टार्टिंग में स्टोरी में कांता को देखा था जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी वो है, इन सभी को सेम मतलब कि जो हमारे लॉ बनाए गए हैं उन्हें ओबे करना होगा। सेकंड है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। दूसरा है किसी भी पर्सन के साथ उसके रिलीजन को लेकर, उसके कास्ट को लेकर, उसकी रेस मतलब उसके वंश या उसके बर्थ ऑफ प्लेस को लेकर या उसके जेंडर को लेकर कि चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets। तीसरा ये है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो ग्राउंड्स हैं, चाहे होटल्स हैं, चाहे शॉप, मार्केट, कुछ भी हो, यहाँ पे सब जगह सब लोग जा सकते हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats। तो जो सभी लोग हैं वो जो भी पब्लिकली जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं जैसे वेल्स हैं, रोड्स हैं और बाथिंग घाट्स हैं उन्हें इक्वली यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुराने समय में ये होता था, अगर आपने किसी स्टोरीज़ में सुना हो कि जो दलित्स हैं उन्हें नल से पानी नहीं भरने दिया जाता था, जो बड़े ज़मींदार होते थे वो अपने कुओं से पानी नहीं लेने देते थे। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। और फोर्थ है जो कि छुआछूत है उसे पहले ही अबोलिश कर दिया गया है, मतलब उसे ख़त्म कर दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। तो इसमें ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी का राइट दिया है इसे दो तरह से इम्प्लीमेंट किया है। पहला ये कि लॉ के द्वारा, पहला तो है कि लॉ के द्वारा जहाँ की सभी इक्वल हैं, और दूसरा सरकार कुछ स्कीम्स बनाती हैं जो कि डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जिन्हें की कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई भी लाभ नहीं मिलते, वो जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो ऐसे सोसाइटी की मदद करके दूसरा वो इस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है इक्वलिटी को। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally। इंडिया में ऐसे बहुत से लॉज हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसे इक्वली ट्रीट करने के लिए उसे राइट देते हैं। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव दैट लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो लॉ के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो उन कम्युनिटीज़ को जिनके साथ
बहुत से सालों से जो कि इनइक्वालिटी का बिहेवियर उन्हें ट्रीट किया जाता रहा है, उनकी लाइफ को रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए बहुत सी स्कीम्स शुरू करती हैं। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. तो ये जो स्कीम्स होती हैं ये इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए चलाई जाती हैं कि जिन लोगों को पास्ट में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलें। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. तो इस तरफ जो गवर्नमेंट ने सबसे फर्स्ट जो काम किया वो था मिड डे मील का। ये एक बहुत अच्छा ये स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट ने शुरू की थी। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। इसमें ये था कि इस स्कीम के ये था कि इसमें जितने भी ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री जो कि सरकारी प्राथमिक स्कूल थे, जो कि 5th तक के प्राथमिक स्कूल थे, वहाँ पे बच्चों को लंच जो था वो स्कूल में ही दिया जाता था। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। जो तमिलनाडु है वो पहला स्टेट था जिसने कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। वहाँ के स्कूलों में ये मिड डे मील की स्कीम चलाई गई। And in 2001, the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. बट जो ये 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट को उनके वहाँ के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। ये जो स्कीम थी, ये जो प्रोग्राम था मिड डे मील का, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए थे, बहुत सारे अच्छे इसके इफ़ेक्ट देखने को मिले थे। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट more poor children have begun enrolling and regularly attending school. इसमें सबसे पहला इसमें फैक्ट क्या देखने को मिला था कि जो गरीब बच्चे थे, जो ये गरीब बच्चे थे वो उन्होंने स्कूल में एनरोल करना शुरू कर दिया था कि स्कूल में प्रवेश लेना, स्कूल में एडमिट होना शुरू कर दिया था और वो रेगुलरली स्कूल को अटेंड करने लगे थे। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school. But now with the midday meal being provided in schools, their attendance has improved. तो इसमें क्या था कि टीचर्स ये बताते थे कि पहले बच्चे जब लंच में खाना खाने के लिए घर जाते थे तो वो कभी कभी वापस स्कूल आते ही नहीं थे, लेकिन जब से उनको ये मिड डे मील मिलने लगा था, स्कूल में ही उन्हें लंच मिलने लगा था, तो उनकी अटेंडेंस भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और यहाँ पे जो उनकी मदर्स थी, देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। तो जो उनकी मदर्स थी जो कि और कहीं काम करती होती थी तो उन्हें वो अपना काम छोड़कर घर आना पड़ता था बीच में बच्चों को खाना देने के लिए, खाना पकाने के लिए। तो अब इन सब की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन बच्चों को जो लंच था, जो खाना था, वो स्कूल में ही मिलने लगा था। तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो ये मिड डे मील की स्कीम थी, ये प्रोग्राम था, ये काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। This program has also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ था कि इस प्रोग्राम में जो ये कास्ट प्रेजुडाइज, मतलब लोगों को अपनी जाति के बारे में कि हम ऊंची जाति के हैं, वो नीची जाति के हैं, ऐसी सोच को भी कुछ कम करने में हेल्प मिली थी। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, चाहे वो लोअर कास्ट के हों चाहे अपर कास्ट के हो, वो एक ही साथ खाना खाते थे। और कुछ स्कूलों में तो जो खाना पकाने के लिए जिन लेडी को रखा जाता था वो दलित कास्ट से भी होती थी। The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम था, इससे क्या था कि इसको गरीब जो स्टूडेंट्स थे उनकी भूख को, उनको खाना देने में, जो उनको खाना दिया जाता था उससे उनकी भूख मिटाने में भी हेल्प मिली थी। मोस्टली क्या होता था कि वो खाली पेट स्कूल आते थे,
कभी कभी जैसे उनको घर पे ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता था, तो इस कारण वो भूखे पेट अपनी पढ़ाई पर भी, अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। अब जब उन्हें दोपहर में लंच मिलने लगा था तो उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगा था। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, हालांकि जो ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ये जो इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that are rich attend and those that the poor attend. हालांकि जो ये मिड डे मील का जो प्रोग्राम था, इससे जो गरीब बच्चे थे उनके स्कूलों में एनरोलिंग भी बढ़ गई, उनकी प्रेजेंस भी बढ़ गई थी। लेकिन हमारी जो कंट्री है वहाँ पे ऐसा ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि वो स्कूल जहाँ पे कि अमीरों के बच्चे जाते हैं और वो स्कूल जहाँ गरीबों के बच्चे जाते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जैसे कि जिनमें ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और इनइक्वलिटी की उन्हें इनइक्वल ट्रीट किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस। जो ये बच्चे होते हैं इन्हें ऐसी अनइक्वल सिचुएशन में ज़बरदस्ती फोर्सली धकेला जाता है जहाँ की उनकी डिग्निटी की, उनके रिस्पेक्ट की कोई भी, उनके उसके डिग्निटी को, उनके रिस्पेक्ट को कोई भी समझ नहीं पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये लॉ बनाए जाते हैं इन्हें बहुत से लोग समझने से इनकार कर देते हैं, मानने से मना कर देते हैं। लॉ बन जाने के बाद भी लोग उसे अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स। इसका मेन रीज़न एक तो क्या होता है, लोगों का एटीट्यूड, जो उनका देखने का, किसी भी चीज़ को जो देखने का नज़रिया होता है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। Even though persons are aware that discrimination is against the law, कि लोग ये जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो लोग अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके धर्म के हिसाब से, या उनके जो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं वो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, या फिर जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसको देखकर या जेंडर के बेसिस पर अनइक्वल उनको ट्रीट कर ही लेते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। लोगों को ये जो उनका प्रेजेंट में जो उनका एटीट्यूड है उसे चेंज करना तभी पॉसिबल है जब लोग इस बात में विश्वास करने लगे कि कोई भी इन्फीरियर मतलब कमज़ोर नहीं है, हम में से कोई भी किसी से कम नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिज़र्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। जो हर पर्सन है, जो कोई भी व्यक्ति है, वो सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, मतलब उसके साथ पूरा रिस्पेक्टफुली बिहेव होना चाहिए। दैट पर्सन एटीट्यूड्स कैन चेंज, तभी उन लोगों का जो ये प्रेजेंट एटीट्यूड है वो चेंज होगा। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. तो जो हमारा ये प्रजातंत्रीय समाज है, जो हमारी ये डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है, यहाँ पे इस चीज़ को बनाने के लिए जो इक्वालिटी है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, जिसमें कि जो ये सभी लोग हैं जो कि अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उन्हें वो लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि उन सोसाइटीज़ को, दूसरे वेरियस कम्युनिटीज़ को इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, और इसके बारे में हम इस बुक में आगे भी और देखेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अभी तक तो क्या था, हमने इंडिया की बात की, लेकिन और भी कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहां इक्वालिटी को लेकर इश्यूज़ हैं।
You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. शायद आप ये सोचते होंगे कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, यहाँ सिर्फ यहाँ पे ही इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और जहाँ पे इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल्स हुए हैं। लेकिन जो सच्चाई वो क्या है कि दुनिया में और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ की इक्वालिटी को लेकर स्ट्रगल हुए हैं, वहाँ पे कम्युनिटीज़ ने स्ट्रगल किए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे क्या था कि द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were the slaves who are brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. तो जो ये अमेरिकन अफ्रीकी हैं, तो इनके जो पूर्वज थे वो अफ्रीका से लाए गए थे और वो स्लेव्स थे, मतलब गुलाम थे उनके। वो आज भी अपनी लाइफ को मेनली अनइक्वल बताते हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. इसके बावजूद 1950 के लास्ट में जो अफ्रीकी अमेरिकन्स थे उनको इक्वल राइट्स दिलाने के लिए मूवमेंट भी हुआ था। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. इससे पहले जो अफ्रीकी अमेरिकन्स थे उनके साथ इस यूनाइटेड स्टेट में बहुत अनइक्वल बिहेव होता था, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता था और जो लॉ था वो भी उन्हें इक्वल नहीं मानता था। यहाँ पे आपने क्लास 6 में अपार्थाइड लॉ के बारे में भी पढ़ा होगा कि वहाँ पे भी ये सेम स्टोरी बताई गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे वहाँ पे ये था कि जो बस में अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो उन्हें बस में सबसे पीछे बैठना पड़ता था। और यहाँ भी ये था कि जब भी अगर कोई गोरा आदमी था जो वाइट पर्सन था, अगर वो वहाँ बैठना चाहे तो इन अफ्रीकन्स को अपनी सीट को खाली करना पड़ता था, उन्हें वहाँ से उठना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन। जो रोज़ा पार्क्स हैं ये एक अफ्रीकन अमेरिकी वीमेन थी। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. एक दिन जैसे ये बस में ट्रैवल कर रही थी, उस दिन ये बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो ये गौरों की उस सीट पर बैठ गई थी और जब ये एक वाइट मैन आया और उसने सीट मांगी तो उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। ये इंसिडेंट 1 दिसंबर 1955 का है। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. इसके बाद क्या था कि उनके इस इनकार से, उनके इस रिफ्यूज़ करने के बाद इस बात को जो अफ्रीकी अमेरिकन्स के साथ अनइक्वालिटी को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया जिसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। तो इसके बाद क्या था कि 1964 में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे सिविल राइट्स एक्ट कहा गया। इसमें क्या था कि किसी भी सिटीज़न को उसकी नस्ल, मतलब उनके रंग रूप, चाहे वो अफ्रीकी है चाहे वो अमेरिकन है, उनके रिलीजन और उनकी जो ये नेशनलिटी है, उसके आधार पर कोई भी उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो स्टेटेड that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up from them. तो इसमें जो अफ्रीकी, और इसमें ये भी कहा गया था कि जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे होंगे उनके लिए सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे और उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो कि सिर्फ उन अफ्रीकन्स के लिए खोले गए थे।
मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स। तो जो मोस्टली क्या था, अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स बच्चे थे वो ज़्यादातर उन्हीं स्कूलों को अफोर्ड कर सकते थे जो कि सरकारी स्कूल थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़ एंड poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private school। तो जो ये बच्चे, इन बच्चों को जो सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश लेने की, मतलब इनके पास फैसिलिटीज़ उतनी ही थी, और क्या था, उनके जो टीचर्स थे उन गवर्नमेंट स्कूलों के वो भी वेल एजुकेटेड नहीं होते थे, और जो ये गोरे बच्चे जो वाइट स्टूडेंट्स थे वो जो जिन प्राइवेट स्कूलों में जाते थे वो उस एरिया में रहते थे जहाँ पे कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूलों से जैसा ही ऊंचा है। तो यहाँ पे अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, और यहाँ पे ये जो सब कुछ है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम इन शॉर्ट ही देख लेते हैं कि इसमें वही सब चीज़ें हैं कि जो सभी लोग हैं वो इक्वल होंगे, उनमें किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर को लेकर या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनकी डिग्निटी को आप डाउन क्रिएट नहीं कर सकते, लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर जाने का पूरा अधिकार होगा। तो ये जो सारे राइट्स हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं आर्टिकल 15 के अंडर। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे जो इक्वल वर्ड है ये वर्ड किस में आता है, आर्टिकल 15 में। तो आपसे ये MCQ फॉर्म में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूर है। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को चुनौती देना। No country can be described as being completely democratic। कोई भी जो कंट्री है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं कही जा सकती। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। हमेशा ही ऐसे कम्युनिटीज़ और ऐसे लोग होते हैं जो कि डेमोक्रेसी को एक नया मीनिंग देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी लाने के लिए नए नए क्वेश्चंस करते हैं। इसके सेंटर में वो स्ट्रगल होता है, जो इसके सेंटर में है वो स्ट्रगल होता है जिसमें कि ये जो सभी लोग हैं ये इक्वलिटी दिलाने के लिए और सभी लोगों को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए उनकी डिग्निटी को बनाए रखने की फेवर करते हैं। जो इक्वलिटी है वो हमारी डेली लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट डालती है, कि कैसे कैसे ये इफ़ेक्ट करती है, इस बुक में और इसके नेक्स्ट चैप्टर्स में हम वही सब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।